नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द न्यूज लॉन्चर के इस यूट्यूब मंच पर। दोस्तों, संजीव भट्ट को एक मामले में क्लीन चिट मिल गई है। गुजरात के चर्चित आईपीएस अधिकारी रहे, जो अब आईपीएस अधिकारी की सेवा से उन्हें मुक्त किया जा चुका है, उन्हें एक मामले में बरी कर दिया गया है। और पोरबंदर की जिला अदालत ने एक ऐसे मामले में जिसमें कस्टोडियल टॉर्चर का यानी हिरासत में रखने के दौरान प्रताड़ना का मामला जो उनके खिलाफ चल रहा था और उसमें उन्हें सजा हुई थी, उस मामले में बरी किया गया है। क्योंकि 1994 के एक मामले में कोर्ट में आरोपी ने कहा था कि टाडा के तहत और आर्म्स एक्ट के तहत मामले को एक्सेप्ट करने के लिए यानी स्वीकार करने के लिए संजीव भट्ट ने कथित तौर पर टॉर्चर किया था। अब उस मामले में वो बरी हो गए। दो और मामले उनके ऊपर चल रहे हैं। एक मामला राजस्थान के एक वकील को कथित तौर पर फंसाने का है, जबकि दूसरा मामला एक कस्टोडियल डेथ से जुड़ा हुआ है, हिरासत में मौत से जुड़ा हुआ मामला। लेकिन सवाल यह उठता है कि गुजरात में 2002 के दरमियान जिस तरह की सांप्रदायिकता की आंच लोगों ने देखी, उस आंच के दरमियान जो उनकी भूमिका थी, क्या वो भूमिका भारत के संविधान से परे थी या गुजरात की सत्ता की मानसिकता से परे थी, जिस कारण संजीव भट्ट को लगातार निशाने पर रखा गया। पहले उनकी सेवा समाप्त की गई, किनारे लगाया गया, मुकदमों की एक पूरी श्रृंखला उनके खिलाफ खोल दी गई। क्या था मामला? दरअसल 1999 से 2002 के बीच गुजरात में स्टेट इंटेलिजेंस ब्यूरो के चीफ के पद पर संजीव भट्ट कार्यरत थे। और इसी दरमियान नरेंद्र मोदी जब मुख्यमंत्री बने तो बहुत शुरुआती दिनों में यानी पहले 8-10 महीनों में उनके मुख्य सुरक्षा अधिकारी, चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर के तौर पर भी संजीव भट्ट की तैनाती थी। और संजीव भट्ट की जो तैनाती थी, उसी दरमियान गुजरात में 26 फरवरी या 27 फरवरी को जो गोधरा की घटना हुई और उसके बाद गुजरात में जो सांप्रदायिक बलवा देखने को मिला, और उस बलवे के दरमियान प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, जो उस वक्त देश के प्रधानमंत्री थे, उनका गुजरात दौरा और राजधर्म निभाने की नसीहत गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को, वो सारी बातें आपके जहन में है। लेकिन वो एक ऐसा फेज था, एक ऐसा दौर था जिसमें गुजरात की सत्ता और सत्ता के शीर्ष पर बैठे हुए लोग और संजीव भट्ट, ये दोनों एक दूसरे के साथ आमने सामने टकराते हुए दिख रहे थे। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग की टीम भी उस पूरे मामले को अपने स्तर पर देख रही थी। और जब अल्पसंख्यक आयोग की टीम उसे देख रही थी, उस वक्त नरेंद्र मोदी के भाषणों की जो रिकॉर्डिंग थी, वो रिकॉर्डिंग संजीव भट्ट ने अल्पसंख्यक आयोग को मुहैया कराई थी। ये आरोप उनके ऊपर है। लेकिन सवाल ये उठता है कि अल्पसंख्यक आयोग का गठन तो भारत के संविधान के दायरे में हुआ है। अल्पसंख्यक आयोग को यदि किसी व्यक्ति ने नागरिक के हैसियत से किसी के भाषणों की कोई सीडी या कोई रिकॉर्डिंग यदि उपलब्ध कराई, तो क्या उसका कथित बदला इस रूप में लिया जाएगा? क्या एक नागरिक की हैसियत से एक आईपीएस या एक आईएएस या किसी भी व्यक्ति के अधिकार खत्म हो जाते हैं? कई सारे सवाल एक साथ खड़े होते हैं। नरेंद्र मोदी का एक बयान अब भी मुझे कम से कम व्यक्तिगत तौर पर याद है, उस दौर में जो हुआ था, वो बयान ये था कि गुजरात की सांप्रदायिकता की आंच को नरेंद्र मोदी जो गुजरात के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने कहा था कि ये न्यूटन के तृतीय गति नियम का पालन है, ये न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन है। आज भी कहीं कहीं वो बयान आपको दिख जाएगा, मिल जाएगा। तो क्या इससे गुजरात में जो बलवा हुआ उससे बढ़ने में मदद मिली? मुद्दा उससे बड़ा है, क्योंकि उसकी जांच अपने स्तर पर हुई, चाहे गोधरा की हो या गुजरात की हो। कुछ जांच से लोग संतुष्ट हुए, कुछ से संतुष्ट नहीं हुए, कुछ को सजा हुई, कुछ बरी हुए। सत्ता को तो पाक साफ बरी कर दिया गया। और इस देश के अंदर यही रवायत रही है कि सत्ता को हमेशा उसकी भूमिका रही हो या ना रही हो, आमतौर पर कोई सजा नहीं होती। सत्ता में बैठे हुए लोगों को इस तरह के मामले में बरी ही किया जाता है। यह अलग बात है कि आर्थिक अपराध या आर्थिक भ्रष्टाचार के किसी मामले में कोई सबूत मिल जाए तो वहां भी ज्यादातर मौके पर लोग लूप होल निकाल लेते हैं, कुछ मौके पर कुछ लोग फंसा दिए जाते हैं। लेकिन अधिकारियों के गर्दन पर तो हमेशा इस तरह की चीजें लटकी रहती हैं।
संजीव भट्ट की गिनती गुजरात के कैसे आईपीएस अधिकारियों में थी, ये गुजरात कैडर के अधिकारी, चाहे आईएएस हो आईपीएस हो, वो बेहतर बता सकते हैं। लेकिन मुकदमों की जो सीरीज संजीव भट्ट के खिलाफ चली, इस देश में शायद ही कोई आईपीएस अधिकारी होगा जिसके ऊपर मुकदमे नहीं होते होंगे। स्वाभाविक है कि जिसके हाथ में लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी है, उसके ऊपर इस तरह के मुकदमे होंगे और इस तरह के आरोप आएंगे। हो सकता है कि कुछ आईपीएस अधिकारी कई बार सीमा लांघ भी जाते हो, मैं नहीं जानता लांघते हैं या नहीं लांघते, लेकिन संजीव भट्ट के मामले को देखने के बाद लगा कि मामला जितना बड़ा था उससे ज्यादा वेंडेटा पॉलिटिक्स इसमें हावी थी। इसलिए हावी थी कि क्या गुजरात के दूसरे अधिकारियों के ऊपर ऐसे आरोप कभी नहीं लगे, या किसी दूसरे राज्य के, मसलन बिहार, यूपी, महाराष्ट्र या और कोई राज्य, वहां के आईपीएस अधिकारियों के ऊपर ऐसे आरोप क्या कभी नहीं लगे? हमेशा लगे। या आईएएस अधिकारियों के ऊपर नहीं लगे? जीआर खैरनार के ऊपर क्या आरोप नहीं लगे? हेमंत करकरे, जी हां, महाराष्ट्र में एंटी टेररिस्ट स्क्वाड एटीएस के चीफ रहे। भारतीय जनता पार्टी की जो बाद में सांसद बनी प्रज्ञा ठाकुर, क्या क्या आरोप नहीं लगे? क्या क्या बातें उन्होंने उनके बारे में नहीं कही, अलग अलग टीवी चैनलों पर उनके निधन के बाद कही। लेकिन जिस प्रकार से, जिस बेखौफ अंदाज में हेमंत करकरे ने 26/11/2008 के हमलों का सामना करते हुए खुद को बलिदान कर दिया, खुद को न्यौछावर कर दिया, आज संजीव भट्ट के मामले को देखकर लगता है अगर हेमंत करकरे हम सब के बीच होते तो क्या पता निजाम बदलने के बाद उन्हें भी संजीव भट्ट वाली परिस्थितियों से दो चार होना पड़ता। सत्ता और अधिकारी, शासन और प्रशासन, किसी भी देश में व्यवस्था को चलाने के दो अंग होते हैं। लेकिन संजीव भट्ट की स्थिति को देखकर इस देश में जो जिस तरह से नौकरशाही प्रतिबद्ध बनी हुई है, उसके बाद की परिस्थितियों को देखकर यही लगता है कि कोई संजीव भट्ट बनना क्यों नहीं चाहता। संजीव भट्ट बनना इसलिए नहीं चाहता क्योंकि सत्ता के मिजाज के खिलाफ जाकर भी यदि कोई लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने की बात करेगा तो कहीं ना कहीं इस तरह की परिस्थितियों से दो चार होना पड़ता है। आखिर वो कौन से हालात हैं जिस हालात में संजीव भट्ट को लेकर के इस तरह के हालात गुजरात में बना दिए गए, जिससे आईपीएस अधिकारी के तौर पर एक अधिकारी की भूमिका दूसरे अधिकारियों के लिए एक अलग तरह की नजीर पेश कर गई। संजीव भट्ट की स्थिति को देखने के बाद, हालांकि वो अब भी जेल में रहेंगे क्योंकि उन पर जो 2 मामले हैं उसमें उन्हें सजा हुई है और वो सजा अभी पूरी नहीं हुई है। हालांकि उसके खिलाफ भी उनकी अपील है जिस पर सुनवाई हो रही है और उस सुनवाई में हो सकता है कि उन्हें या तो सजा कंटिन्यू कर दी जाए या बरी कर दिया जाए। लेकिन एक मामले में जो बरी किया गया वो कई सारी संभावनाओं का द्वार खोलने वाला है। द्वार खोलने की बात इसलिए कही जा रही है कि संजीव भट्ट का करियर, एक आईपीएस अधिकारी का करियर गुजरात में एक अच्छे अधिकारी के तौर पर लोग देखते रहे। यह अलग बात है कि सत्ता में बैठे हुए कुछ लोगों को उनका करियर बड़ा अजीब लगा। आमतौर पर जिस तरह की कोशिशें आप देखते हैं कि सत्ता में होती है, गंगा जल की फिल्म आपने देखी होगी, प्रकाश झा की फिल्म जिसमें अजय देवगन ने आईपीएस अधिकारी की भूमिका निभाई है, और वहां एक आईपीएस अधिकारी को गंगा जल में किस प्रकार की परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है वो भी आपने देखा होगा। दरोगा मंगनी राम वाला प्रसंग सबको याद होता है, लेकिन उसके बाद का जो प्रसंग है कि फिल्म में जो एक अपराधी का किरदार निभाने वाला व्यक्ति है, उसे गिरफ्तार करने के लिए उस अपराधी को जो उस फिल्म में दिखाया गया, उसके बाद अमित कुमार को किस तरह की परिस्थितियों से दो चार होना पड़ा, कमोवेश उससे ज्यादा लेवल की परिस्थितियां, ज्यादा ऊंचे स्तर की यंत्रणा संजीव भट्ट को तो नहीं दी गई, जो गंगा जल फिल्म में अंत में जाकर एसपी अमित कुमार को झेलनी पड़ी, यानी अजय देवगन को। लॉ एंड ऑर्डर का पालन कराने की परिस्थितियां अक्सर तलवार की धार पर चलने जैसी होती है। सत्ता अपराध और सत्ता संरक्षित अपराध, अपराधी और सत्ता का संरक्षण पाया हुआ अपराधी। भारत का संविधान, कानून अपने हाथ में लेने की कोशिश करने वाला व्यक्ति यदि सत्ता संरक्षित है तो एक नहीं कई संजीव भट्ट को या तो ट्रांसफर फूंक मारकर करवा सकता है या फिर
इस तरह की परिस्थितियों में यदि सत्ता में बैठे हुए लोग बहुत ज्यादा ताकतवर भूमिका में आ जाए तो वो देखने को मिल सकता है। मैं नहीं जानता गुजरात में क्या हुआ था। जिस वक्त की ये सब घटनाएं हैं उस वक्त हम लोग स्कूल में भी बहुत छोटी कक्षा में पढ़ने वाले थे। ये 94-95 की जो घटना है या उसके बाद 98-2002 तक की जो घटना है वो स्कूली दिनों की घटनाएं हैं। लेकिन संजीव भट्ट के हालात को देखकर, उनके परिवार की स्थिति को देखकर ये जरूर लगता है कि कानून की बात करने वाले व्यक्ति को कहीं ना कहीं इसके लिए तैयार रहना चाहिए। अब वो दिन बीत गए, वो जमाना बीत गया जब अच्छे अधिकारियों को, ईमानदार अधिकारियों को टॉर्चर से बचाने के लिए सत्ता के अंदर भी एक तरह का खेमा मौजूद रहता था। आपने उत्तर प्रदेश में और केंद्र में एक नए स्तर की राजनीति देखी होगी। दुर्गा शक्ति नागपाल समाजवादी पार्टी सरकार थी, आईएएस अधिकारी यूपी कैडर की, उनको लेकर एक अलग तरह का विवाद था। अशोक खेमका को लेकर एक अलग तरह का विवाद था। खेमका को लेकर कोई एक पार्टी चुप थी, दुर्गा शक्ति नागपाल को लेकर कोई एक पार्टी चुप थी, और उसी दरमियान संजीव भट्ट का मामला चल रहा था तो संजीव भट्ट के मामले को लेकर कोई एक पार्टी चुप थी। कहीं सपा को लोग निशाने पर ले रहे थे, कहीं भाजपा को ले रहे थे, कहीं कांग्रेस को ले रहे थे, क्योंकि तीनों ही राज्यों में अलग अलग दलों की सरकार थी और तीनों राज्यों में 3 दल और 3 अधिकारी कहीं ना कहीं पीड़ित दिखाई दे रहे थे। तो यही सत्ता का चरित्र है। फर्क इतना है कि चाहे खेमका का मामला हो या दुर्गा शक्ति नागपाल का मामला हो, संजीव भट्ट के स्तर पर नहीं गया, बल्कि वो सिर्फ और सिर्फ अच्छी पोस्टिंग या पोस्टिंग की बजाय संटिंग में डाल देने यानी पदस्थापन की प्रतीक्षा में डाल देने तक सीमित हो गया, न कि इस लेवल पर चला गया जिस लेवल पर संजीव भट्ट का मामला गया। अब आगे देखते हैं, यदि वाकई संजीव भट्ट इस तरह के मामलों में दोषी रहे होते तो पोरबंदर की अदालत उन्हें बरी नहीं करती। आज की तारीख में ऐसे अधिकारियों की पूरी दास्तान आपको देखने को मिलेगी जिनके खिलाफ ईडी की कार्रवाई चल रही है। संजीव भट्ट के रूप में एक आईपीएस आपने देखा, सजा हो गई, पूरा परिवार तबाह हो गया, सब कुछ देख रहे हैं। वही संजीव हंस बिहार के एक आईएएस अधिकारी, तमाम चीजें ईडी दावा कर रही है, बावजूद इसके क्या हो रहा है, अभी बहुत शुरुआती स्तर में जांच है। और कई दूसरे राज्यों में, खासकर जहां विपक्ष शासित राज्य है, ईडी के माध्यम से, सीबीआई के माध्यम से और कानून के शिकंजे में वही अधिकारी और वही लोग आ रहे हैं जो अंततः सत्ता के खेमे को संतुष्ट कर पाने की स्थिति में खुद को नहीं पाते। तो देखते जाइए, नौकरशाही की प्रतिबद्धता सत्ताधारी दल के प्रति होती है या सत्ता के प्रति होती है, इस बात के बीच यदि कोई अधिकारी फर्क करने की कोशिश करता है जो उसका संवैधानिक दायित्व तो भी है, तो कई बार वो अपनी सीमा रेखा को क्रॉस कर जाता है, तो कई बार अपनी सीमा रेखा को क्रॉस करने नहीं करने की स्थिति में भी इस आरोप से बांध दिया जाता है कि उसने सीमा रेखा क्रॉस की है। संजीव भट्ट का मामला, एक मामले में न्यायालय ने पाया कि उन्होंने सीमा रेखा क्रॉस नहीं की थी, बल्कि आरोप था एक व्यक्ति के ऊपर, वहां कोई पार्टी नहीं थी। लेकिन जब व्यक्ति सिस्टम से लड़ने के लिए ताकतवर बनना शुरू कर दे तो क्या आप भारत में समझते हैं कि एक आईपीएस अधिकारी जिसके पास पूरे कानून से लेकर हर तरह से बचाव के साधन मौजूद है, उसके खिलाफ एक आम नागरिक ये आकर कहे कि उसे टाडा के तहत और आर्म्स एक्ट के तहत एक्सेप्ट करने के लिए, यानी आरोप को स्वीकार करने के लिए कस्टोडियल टॉर्चर किया गया। चाहे सत्ता का संरक्षण हो या किसी प्रभावशाली सत्ता का संरक्षण हो, वो जो भले ही राजनीतिक सत्ता से अलग हो, उसके संरक्षण के बिना कोई व्यक्ति इतना बड़ा आरोप लगाकर किसी आईपीएस का करियर खत्म कराने की हद तक नहीं जा सकता। अब देखिए दो और मामलों में संजीव भट्ट के साथ क्या होता है। लेकिन यह मामला एक आई ओपनर है, आंखें खोल देने वाला है कि हुआ क्या था संजीव भट्ट के साथ। बाकी दोनों मामलों पर न्यायालय के आदेश की प्रतीक्षा रहेगी कि न्यायालय अब किस तरीके से उन दोनों मामलों में अपना व्यवहार करता है। वरना उत्तर प्रदेश में सबने देखा कि भीड़ के द्वारा शिकार हो गए इंस्पेक्टर सुबोध कुमार सिंह, उनके आरोपियों को कैसे जमानत मिल गई। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में जो यौन उत्पीड़न हुआ, उन लड़कियों के आरोपी कैसे घूम रहे हैं, सबने देखा। लेकिन
सजा और कानून का शिकंजा, ये केशव पंडित के उपन्यास में पढ़ने की चीज नहीं है कि एक वकील ने बचा लिया। दरअसल ये संजीव भट्ट जैसे अधिकारियों की परिस्थिति को देखकर इस देश के अंदर की परिस्थितियों को आसानी से खंगाला जा सकता है। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।